नमस्कार ट्रेनिज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI। और आज भी एग्जाम हमारे जो है जून जुलाई जब भी होंगे थोड़ी सी हम तैयारी करना शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 में जो NCVT निम्मी के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, आज हम उनकी डिस्कशन करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करेंगे ताकि हमारा एग्जाम सही से हो। 25 में से 25 क्वेश्चन हमारे ठीक हो और 50 में से 50 नंबर हमारे आए, तो उसके लिए हम आज फिर से मॉड्यूल 2 की तैयारी करेंगे। मॉड्यूल 2 में आपने देखा कि जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो मॉड्यूल 2 है जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, इसमें 3 टॉपिक है, माई वैल्यूज एंड एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशंस गाइडिंग प्रिंसिपल और प्रोटेक्टिंग और इन्वायरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, हमारा व्यवहार किस तरीके का रहने वाला है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं और अपने इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उसके लिए कितने हम सजग हैं, किस तरीके से हम पर्यावरण के बारे में ग्रीन लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीजें हम जो है इन चैप्टर्स में हम कर चुके हैं। आज हम इसके जो कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे और ये निम्मी के द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये आया हमारा वैल्यू एंड एथिक्स में से कि वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। अगर हिंदी में बात करें, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो क्या बनाने में मदद करते हैं? मूल्य और नैतिकता अगर हमारे अच्छे हैं तो क्या हमारा चीज जो है अच्छी होगी, क्या हमारा खेल अच्छा होगा। मूल्य आपको क्लियर है, मूल्य हमारे वो वैल्यूज हैं जो हमने अडॉप्ट की हैं। किसी में हो सकता है, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल दें, ऑनेस्टी या फिर लॉयल्टी या फिर किसी के लिए केयरिंग होना, ये सारे के सारे मूल्य हैं। तो मूल्य और नैतिकता, नैतिकता में सिंपल सा कि हम सही और गलत में डिसाइड करने में जो हमें हेल्प करती है, तो उसे हम नैतिकता बोलते हैं। कि कुछ एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, चाहे वो समाज में है, चाहे हम आज जिस वर्क प्लेस पे जा रहे हैं वहां पे हैं, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अगर जो चीज रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और सही और गलत को हमें चूज करने आ रहा है, इट मींस में नैतिकता है। तो वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। क्या गेम अच्छा खेलने में मदद करते हैं, या हमारे व्यवहार को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, या स्टडीज अध्ययन में हमें हेल्प करते हैं, या रेंट किराया देने में। तो ये तो नहीं है कि मूल्य और नैतिकता खेल को अच्छा करने में हेल्प करते हो या स्टडीज के लिए अच्छे हो या रेंट के लिए। तो मूल्य और नैतिकता, अगर हमारे मूल्य सही हैं, हम अच्छी नैतिकता हम में है, हमें सही और गलत का निर्णय लेने में है, तो इससे क्या अच्छा बनता है, हमारा व्यवहार अच्छा बनता है। क्योंकि जिस तरीके की अगर हम बात करें सिंपल सी, अगर एक पर्सन है, अगर उसका किसी का भी जो पर्स है, अगर मान लो किसी बस में छूट गया है और आपको वो पर्स मिलता है, आपको किसी ने नहीं देखा कि आपने वो पर्स उठाया है, पर अब आप डिसाइड करेंगे कि वो पर्स आप वापस करेंगे या खुद रख लेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मूल्य के ऊपर, और उसी से आपका व्यवहार बनेगा। अगर आप वो पर्स वापस उस इंसान को ढूंढ के वापस कर देते हैं जिसका वो पर्स है, इट मीन्स आप में ईमानदारी का मूल्य है, ऑनेस्टी आप में है, और जिससे आपका व्यवहार जो है, आपने क्या किया, उस पर्स को वापस उस इंसान को दिया जिसका वो पर्स था, जिससे आपका जो व्यवहार अच्छा हुआ। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो मूल्य और नैतिकता क्या अच्छा करता है? हमारा व्यवहार। दूसरा है वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ अ पर्सन। कि मूल्य किसी व्यक्ति के डैश को निर्धारित करते हैं। तो क्या निर्धारित करते हैं? हमने अभी एग्जांपल दिया कि अगर उस इंसान ने उस जिसका भी पर्स वहां पे गिरा था उसको वापस किया, तो उससे उसका क्या डिसाइड हुआ? अगर वो वापस नहीं करता तो इससे लगता कि वो ईमानदार नहीं है, और उसने वापस किया कि वो ईमानदार है, तो उससे क्या डिसाइड हुआ? उसका लैपटॉप डिसाइड हुआ, उसका घर डिसाइड हुआ, उसका सिस्टम डिसाइड हुआ? जी नहीं, उससे क्लियर है उसका चरित्र डिसाइड हुआ, क्योंकि उसके जो मूल्य था वो ईमानदारी थी, जिस वजह से उसने उस पर्स को जो है वापस किया, इसलिए उसका जो करेक्टर है वो सही है। तो मूल्य और किसी भी व्यक्ति के चरित्र को निर्धारित करते हैं। तो आपके अगर जितने अच्छे आपके मूल्य होंगे, उतना अच्छा आपका व्यवहार होगा, उतना अच्छा आपका करेक्टर समाज में बनेगा।
नेक्स्ट, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर डैश आगे भेजना अच्छा नहीं है। आजकल सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया कहीं हद तक फायदेमंद भी है और कहीं हद तक ये चीज जो है कि आगे भेजना अच्छा क्या नहीं है कि मैसेज, हाँ मैसेज भेजना, हम चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मैसेज भेजते हैं और हमारे बेनिफिट के लिए भेजते हैं, अपने बिजनेस पर्पज से भी भेजते हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ग्रीटिंग, अगर हम ग्रीटिंग की बात करें, शुभकामनाएं, चाहे दिवाली है, नए साल पे है, या किसी के जन्मदिन की बधाइयां हैं, तो हम वो देते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो कोई गलत बात तो है नहीं। या किसी को सॉन्ग्स, गीत भेजना, तो ये तो कोई अच्छी, सारी अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात हमें नजर नहीं आ रही। पर फेक न्यूज, आजकल आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज जो है भेजी जा रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर सोशल मीडिया पे हम कोई भी चीज आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई मैसेज है, किसी की धार्मिक आस्था से रिलेटेड है, या किसी भी चीज से संबंधित जिससे उसको आगे भेजने से किसी को कोई ना कोई इफेक्ट होता है, तो पहले उसकी जांच जरूर करें कि वो फेक तो नहीं है ना। तो उस चीज को डिसाइड करना जरूरी है। इसलिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आगे भेजना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे किसी न किसी की पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए जब भी कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन आए, तो उसकी जांच जरूर कर लें कि वो सही है या गलत है। A person who respect and follow the law of country is, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से आ गया। एक व्यक्ति जो देश के कानून का सम्मान करता है और उनका पालन करता है, वह एक डैश है। तो जो कानून जो भी बनाए गए हैं संविधान के द्वारा, उनका पालन जो करता है, क्या वो व्यापारी होता है, या खराब कर्मचारी होता है, या एक छोटा बच्चा होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमने, कि अगर जो भी लोग जिस देश में रह रहे हैं वहां के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो वो एक क्या है, सिटीजन, जिसे हम बात करें जिम्मेदार नागरिक कहलाते हैं। तो हम जिस भी देश में रह रहे हैं, जैसे हम भारत देश के निवासी हैं, तो भारत का जो संविधान है उसमें जो रूल रेगुलेशन, लॉ, नियम बनाए गए हैं, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम एक अच्छे नागरिक हैं। तो ये ठीक है, जो भी उसका पालन करता है वो एक जिम्मेदार नागरिक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता found someone's purse in the office. She gives it to the office manager. This show that she has, अब ये वहीं से वो क्वेश्चन आ गया। रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, वह उसे ऑफिस मैनेजर को दे देती है। इससे पता चलता है कि उसमें डैश है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, उसने पर्स को वापस किया, तो इससे पता चला कि उसमें कौन सा मूल्य है, कौन सी जिसे बोलते हैं वैल्यूज है, तो वो क्या है, ऑनेस्टी। इससे पता चलता है कि जो रीता है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। अब कुछ एक क्वेश्चन नेक्स्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल में से फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज, तो भारत के संविधान को और क्या बोलते हैं, तो न्यूज़पेपर तो बोलते नहीं है, नोवेल तो बोलते नहीं है, तो इसे हम सीधा अगर बात करें तो ऑप्शन बी हिंदी में से बोलते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, और जो इसके हम बात करें संविधान के, अगर हम, तो आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी उस जो कमेटी बनी थी उसके चेयरपर्सन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एक सबसे बड़ी बात है, एक काटो जाना ना, इतने से कट कर दे, इससे गांव बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अब ले चलते हैं हम आर कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल। अब 2.2 में बात करें भारतीय संविधान की, तो क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश भी कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड। तो इसमें से नोवेल तो इसको बोलेंगे नहीं, न्यूज़पेपर से बोलेंगे नहीं, भारतीय अकेडमी तो बोलेंगे नहीं। तो इसका जो सही आंसर है भारतीय संविधान, वो जो क्लियर है बिल्कुल।
तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और जिसे बनाने के लिए 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, इंडिया इज sovereign country, that means it can make its own। भारत एक स्वयं प्रभु देश है, इसका मतलब है कि ये अपना स्वयं का डैश बना सकते हैं। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, वहां पे एक चीज आपने पढ़ी कि भारत एक स्वयं प्रभु देश है। स्वयं प्रभु देश का मतलब कि कोई भी देश, क्योंकि हमारा अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोई भी कंट्री हमारे किसी भी डिसीजन में इंटरफियर नहीं कर सकती जो हमारे देश में लिए जाते हैं। तो स्वयं प्रभु देश का मतलब मनी है, स्टेट है, इलेक्शन है, ये तो तीनों ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल सी रूल एंड डिसीजन। रूल एंड डिसीजन क्यों? क्योंकि हम अपने डिसीजन और अपने नियम हमारे अपने हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, कोई भी दूसरा देश इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का अपना खुद का संविधान है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। तो भारतीय संविधान हमारे देश का डैश का एक समूह है। तो किस चीज का समूह है? चाबियों का, तो उपकरण का, टूल्स का, या वॉच का, घड़ी का। तो तीन ऑप्शन क्लियर है कि ये तो है नहीं। तो ऑप्शन ए की बात करें, लॉ एंड रूल्स, कि भारत का जो संविधान है वो कानून और नियम का एक समूह है, क्योंकि भारतीय संविधान में सारे के सारे कानून और नियम बताए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमें जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें क्या चीज हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी की सारी चीजें डिसाइडेड है। जब हम किसी कोई चीज गलत करते हैं, उसके विरुद्ध करते हैं, तो वहां पे पनिशमेंट भी रखी गई है कि क्या पनिशमेंट उसकी होगी। तो भारत का संविधान जो है लॉ एंड रेगुलेशन का जो है एक समूह है। Mr. Johnson wants to employ an 8-year-old girl for household work in India. We prohibit that because it is dash। मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि ये डैश है। ये तो आपको पता है कि 8 साल से कम की लड़की को जो है, या 8 साल की लड़की को वो घरेलू काम के लिए जो है मिस्टर जॉनसन रखना चाहते हैं। पर आप जानते हैं कि भारत में एक राइट आया था, जिसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया था। उसमें बोला गया था कि जो भी 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। और 6 से 14 साल का बच्चा कहाँ पे होना चाहिए? वो स्कूल में होना चाहिए। वो एक राइट है उस बच्चे का, अगर उसका अधिकार है कि उसको कहाँ पे जाना है, स्कूल में जाना है, और फ्री एजुकेशन का उसका राइट है। तो कोई भी इंसान 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है काम पे नहीं रख सकता, जो टोटली प्रोहिबिटेड है। किसी भी सूरत में, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों हो, उस बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। तो उसे हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये एक क्या करेगा, शोषण के खिलाफ अधिकार है, क्योंकि उस बच्चे का हम शोषण कर रहे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो उस बच्चे के साथ वो हम क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड लेबर मतलब शोषण कर रहे हैं उस बच्चे का, क्योंकि 14 वर्ष से कम बच्चे से अगर हम काम लेते हैं तो वो उसका शोषण करना है, क्योंकि उसका अधिकार क्या था उस टाइम, वो शिक्षा का अधिकार था। तो यहाँ पे अगर इसका सही आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have freedom to go to temple, church और mosque for the prayer. This pillar of character is called। हमें मंदिर, चर्च या मस्जिद में प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। चरित्र का ये स्तंभ डैश कहलाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो हमें जो राइट्स मिले हैं उसमें से एक राइट है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और कैरेक्टर का एक पिलर है जिसमें हमें हर किसी के धर्म को रिस्पेक्ट देनी है। तो उस जो पिलर है कैरेक्टर का, जो हमने 6 पिलर ऑफ कैरेक्टर पढ़े, 6 पिलर ऑफ कैरेक्टर जिसे बोलते हैं, उसमें से एक पिलर है रिस्पेक्ट
तो रिस्पेक्ट मीन्स चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है ना, तो वो किस स्तंभ में आता है? अगर हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो एक हमारा सिक्स पिलर है रिस्पेक्ट। तो ये कहलाता है, ये स्तंभ कहलाता है रिस्पेक्ट, सम्मान। और अगर हम बात करें राइट की, तो राइट इसमें जो अधिकार है वो अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है डी, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग और इन्वायरमेंट। 2.3 में पर्यावरण को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है addition of harmful smoke gases and chemicals to the environment in large quantity is called, कि पर्यावरण में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों की बड़ी मात्रा में वृद्धि को कहा जाता है। ये तो हमें क्लियर है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला चाहे धुआं है, चाहे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उसे हम प्रदूषण बोलते हैं। नेक्स्ट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड, कि अगर हम कृषि या किसी भी आवासीय उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है डिफोरेस्टेशन, वन विनाश या वनों की कटाई। तो आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, चाहे रोड बन रहे हैं, एनएच बन रहे हैं, चाहे हम घर बना रहे हैं, किसी भी पर्पस से हम वनों की कटाई कर रहे हैं तो उसे हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है, हमें डेवलपमेंट भी जरूरी है, पर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो वन भी बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। अब जितने भी इंडस्ट्रीज आपने गए होंगे, बद्दी, नालागढ़ या कोई बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे देखा होगा बहुत सारा जो केमिकल्स है या फिर जो भी कचरा है या प्लास्टिक है, वेस्ट है, वो सारा का सारा नदियों में जा रहा है। आपने दिल्ली में आप बहुत सारी चर्चा सुनी है कि यमुना नदी बहुत गंदी हो चुकी है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि सारा का सारा वेस्ट जो है वो उस नदी में डाल रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट या हमारी जो नदियां हैं, जो पानी है, वो पोल्यूट हो रहा है, जिसे हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरीके का जो वेस्ट है, प्लास्टिक है, वो हम पानी में न डालें या नदियों में न डालें। हम यहाँ पे भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे हम घरों में भी पूजा पाठ करते हैं, उस सामग्री को या कपड़े हैं या उस तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे हम जो हमारे नजदीकी खड्डे हैं या जिसे बोलते हैं नदियां हैं, उनमें हम डाल रहे हैं, जिस वजह से जो है पानी जो है पोल्यूट हो रहा है। तो ध्यान रहे कि किसी भी तरीके की जो वेस्ट है या प्लास्टिक चीजें हैं उन्हें पानी में ना डालें, ताकि हम वाटर जो है पोल्यूट ना हो। नेक्स्ट, साइंटिस्ट्स आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर कॉज, कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि डैश का कारण बनती है। तो ये हमें पता है कि आजकल जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने देखा है कि क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, हर साल गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लगातार चेंजेस जो क्लाइमेट में आ रहे हैं, तो उसमें से जो है तापमान वृद्धि का जो कारण बनता जा रहा है, इसकी वजह से जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स तापमान में लगातार पृथ्वी के तापमान में जो है वृद्धि हो रही है। और एक आपने सुना होगा, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, आप जब वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक पोल्यूशन की लेयर बन चुकी होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह भी बोलते हैं, कि जब पोल्यूशन की जो लेयर एक बन जाती है, सूरज से जब हीट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पाती, जिस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और वहां पे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो दोस्तों, जितनी जल्दी हम समझ सके हमें एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो वो हमें करना पड़ेगा। नहीं तो जो है हमारे बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और दिन प्रतिदिन जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे जिसे हम बोल सकते हैं कि डिजास्टर्स आ सकते हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर ही इज फॉलोइंग। श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, वह डैश का पालन कर रहा है। अब हम बात कर रहे थे ना गवर्नमेंट्स ना कोई वैज्ञानिक
हमें ग्लोबल वार्मिंग से या इस तरीके के पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं श्याम की तरह। ऐसा लाइफस्टाइल हम ऐसा लाइफस्टाइल बना सकते हैं जैसे श्याम ने अपनाया कि वो प्लास्टिक और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेगा। बोलने का मतलब कि वो अपनी लाइफ में किसी तरह के भी प्लास्टिक या अपनी जो भी हम कृषि करते हैं, जो भी खेती बाड़ी करते हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेगा। तो उससे क्या है, वो अपनी लैंड को भी पोल्यूट होने से बचा रहा है और साथ में वो ऐसे प्लास्टिक की चीजों का यूज नहीं कर रहा जिससे रिसाइकल ना किया जा सके। तो ये चीज जो है ग्रीन लाइफस्टाइल को वो अडॉप्ट कर रहा है। इसका सही आंसर है ग्रीन लाइफस्टाइल। ग्रीन लाइफस्टाइल मीन्स वो काम करना जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। जैसे आजकल आपने देखा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की वजह से बहुत सारे जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम उसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज करते हैं तो इट मीन्स वो हमारा ग्रीन लाइफस्टाइल है। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स हम लगा रहे हैं, तो वो एक ग्रीन लाइफस्टाइल का एक एग्जाम्पल है। तो हमें या हम अपनी खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे, इट मीन्स वो एक ग्रीन लाइफस्टाइल का स्टाइल है। तो हमें ग्रीन लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करना है ताकि हर किसी का एक कदम हम इस अर्थ को, इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूशन से बचा सकें। धन्यवाद। और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम मॉड्यूल 3 लेके आएंगे जिसमें एनसीईआरटी निम्मी के जो भी मॉड्यूल 3 में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।